गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मौर्य साम्राज्य के अध्ययन की श्रृंखला में जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो इसका अभी अंतिम टॉपिक है और इसको हम लेने के लिए मौर्यकालीन संस्कृति, इस टॉपिक को आज हम लेने वाले हैं। मौर्यकालीन संस्कृति में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लें कि बैकग्राउंड क्या है। एक राजनीतिक संस्कृति, संस्कृति अपने आप में एक बहुत ही बृहद टर्म है। संस्कार से संस्कृति बना है। जब हम उनके यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो कुलैरी एक शब्द आता है, कुलैरी से कल्चर बना है। तो संस्कृति जो कुछ, एवरीथिंग विच इज मैन मेड। हर्शकोविट्ज एक सोशल साइंटिस्ट रहे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया और कहा है कि एवरीथिंग विच इज मैन मेड दैट इज कल्चर। तो मानव ने जो कुछ अपने आसपास में बनाया वो संस्कृति है। तो मौर्य काल में एक राजनीतिक संस्कृति डेवलप हुई जो कि अखिल भारतीय थी। मौर्य काल में एक प्रशासनिक संस्कृति डेवलप हुई जो कि एक यूनिफाइड करने वाली थी, सेंट्रलाइज थी, निरंकुश भी थी। जब हम इस राजनीतिक संस्कृति के परिवेश में बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक नई आर्थिक संस्कृति डेवलप हुई और इसी आर्थिक संस्कृति के अंतर्गत जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये पाटलिपुत्र है। ये जगह बंगाल में ये ताम्रलिप्ति है, ताम्रलिप्ति था। मौर्य काल का पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जैसा यहाँ मैप में आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत को हमने इसमें स्केच किया हुआ है और इसमें हम ये बंगाल का जो पार्ट है, इस पार्ट में देख रहे हैं कि ताम्रलिप्ति एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट के रूप में रहा और यहीं से चाहे हम इस साइड में चाहे इस साइड में ये सी ट्रेड रूट हुआ करते थे, उनके माध्यम से सामान जाता था, आयात निर्यात होता था। और ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में भी ये गुजरात का भाग है जिसमें आजकल हम बड़ौच कहते हैं। इसको उन लोगों ने भृगु कच्छ कहा हुआ है। भृगु कच्छ, भृगु कच्छ हमारे सोर्सेस में लिखा हुआ है, इंडियन सोर्सेस में, और उनके जो सोर्सेज हैं, ग्रीक सोर्सेज जो है, उन ग्रीक सोर्सेज में बेरी गाजा शब्द लिखा हुआ है। बेरी गाजा। तो जब बात आती है इस तरह की संस्कृति की, मौर्यों के काल में एक तो गिल्ड सिस्टम शुरू तो पहले से हो चुका था, उत्तर वैदिक काल में गिल्ड सिस्टम आ गया था, लेकिन मौर्यों के काल में इस गिल्ड व्यवस्था का, यानी जिसको हम श्रेणी व्यवस्था बोलते हैं, श्रेणी व्यवस्था का विकास हुआ। श्रेणी एक प्रकार के जो व्यापारी थे, पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, श्रमिक थे, श्रमिक क्या कारीगर कहें, इन कारीगरों के संगठन होते थे जो अपने अपने हितों के लिए ऐसे संगठन बनाते थे और ये व्यापार में भी सहायक होते थे। जब हम पाटलिपुत्र के बाद देखते हैं, ये जगह आती मथुरा। मथुरा, ये तक्षशिला, और ये जो रूट था वो ऐसे निकल करके और यहां जाकर के मिलता था सिल्क रूट में, रेशम मार्ग, ग्रेट सिल्क रूट। और ये एक रूट था, ये दक्षिणापथ है। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण जाने वाला मार्ग। तो मौर्य काल में राजकीय नियंत्रण में, राजकीय निर्देशन में, राजकीय संरक्षण में एक आर्थिक नई संस्कृति का विकास हुआ जिसके अंतर्गत व्यापारिक मार्ग डेवलप हुए, जिसके अंतर्गत जो कॉइनेज सिस्टम है, मौद्रिक व्यवस्था, उसका विकास होता है। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी, पण है, काकेड़ी है, अर्ध काकेड़ी है, इस तरह के सिक्कों का विकास होता हुआ हमको दिखाई देता है। और इसके साथ साथ आयात निर्यात, भारत से जो विलासिता की सामग्री थी वो इसी काल से विदेशों में जाने लगी थी। जैसे हम बात करते हैं कि सूती कपड़ा,
सूती कपड़ा है, या यूँ कहें कि अन्य विलासिता की सामग्री है, मसाले हैं, इस तरह की चीजें भारत सदैव यहाँ से निर्यात होती रही। और आयात होने वाली वस्तुओं में घोड़े हुआ करते थे मुख्य रूप से, शराब और घोड़े, ये दो चीजें मुख्य रूप से आयात हुआ करती थी। प्राचीन भारत में लगभग सदैव यही स्ट्रक्चर रहा। अब इस तरह के क्रम में मैंने आपको बोला कि श्रेणी व्यवस्था का भी विकास होता है, मौद्रिक व्यवस्था का विकास होता है, एक नए शहरीकरण का बैकग्राउंड यहाँ पर तैयार होता है। ये हम देख रहे हैं कोस्टल रीजन में सबसे महत्वपूर्ण पत्तन जो पोर्ट्स हैं, वो पोर्ट्स भृगुकच्छ और ताम्रलिप्ति के रूप में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है कि पूर्वी तट का मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। पश्चिमी तट पे क्या है, भृगुकच्छ है। अब ये रही आर्थिक संस्कृति। अब इसी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा या जिसे हम सोशल फैब्रिक कहते हैं, ये सोशल फैब्रिक क्या था। जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखते हैं तो वहां पर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख आता है। वहां पर वर्ण की बात आती है, वहां पर जाति की बात आती है। ये वर्ण और जाति और विवाह ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो परंपरागत रूप से वैदिक काल से चले आ रहे थे। इसके अलावा अनुलोम प्रतिलोम विवाहों का उल्लेख भी वैदिक काल से मिलता है। तो जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार है, ये मूल आधार वर्ण के रूप में, जाति के रूप में, विवाह के रूप में, परिवार के रूप में, संयुक्त परिवार के रूप में हमारे पास प्राचीन काल से रहे और मौर्य काल में भी रहे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सामाजिक नियमन पर, सोशल रेगुलेशन पर, सामाजिक संस्थाओं पर इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है और उसके अलावा अन्य ग्रंथों में भी ऐसी बात आती है। इसी तरह से जब हम मेगास्थनीज की चर्चा करते हैं, मेगास्थनीज जब भारत आया तो मेगास्थनीज कौटिल्य की तुलना में या अन्य भारतीय ग्रंथों की तुलना में कहता है कि यहाँ पर भारतीय समाज 7 भागों में, 7 वर्गों में बटा हुआ है। वो वर्ग की बात करता है, क्लास की बात करता है, क्योंकि उनका क्लास का कंसेप्ट था। हमारे यहाँ पे, हमारे देश में जाति का कंसेप्ट था, जाति और वर्ण। तो उसने 7 क्लासेस की बात की है, 7 वर्गों की बात की है और इसी प्रकार से वो बहुत अन्य बातें भी बताता है। तो ये सामाजिक परिवेश हुआ। जब हम कलात्मक परिवेश की बात करते हैं तो इस काल में, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, कला के 2 आयाम डेवलप होते हैं। एक को हम दरबारी कला कहते हैं और एक को हम लोक कला कहते हैं। दरबारी कला और लोक कला। दरबारी कला मतलब जहां पे पैटर्नाइज करने का सिस्टम हो, संरक्षण देने का सिस्टम हो, जिसको राजा या राजन्य वर्ग द्वारा संरक्षण दिया जाता हो। लोक कला वो है जो आम जनजीवन से डेवलप होती है। जैसे हम आज के युग में भी कहते हैं कि जैसे मटका बनाना, घड़ा बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब लोक कला के अंतर्गत आता है। जबकि आज के काल में भी हम देखते हैं कि जो बहुत ही लग्जरियस चीजें हैं, एक पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकती है, तो वो एक तरह की ललित कला है। तो इस तरह से दरबारी कला की बात आती है। तो इसमें 2-3 तरह की चीजें डेवलप होती हैं। एक तो शहर निर्माण, नगर निर्माण। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि कैसे वहां पर एक परिखा हुआ करती थी, कैसे वहां पर एक नगर डेवलप किया जाता था, कैसे उसका एक फोर्ट होता था, किस किस तरह के उसके गेट्स हुआ करते थे, इस बारे में जानकारी देता है। तो ये नगर निर्माण है। इसी तरह नगर के साथ साथ महल है, उद्यान है, अभिलेख है। एक चीज आती है जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी है कि यहां जब हम स्तंभों की बात करते हैं, इनको लेकर के काफी वाद विवाद और कई तरह के वर्जन सामने आते रहे हैं कि जो मौर्य काल के स्तंभ है, क्योंकि मौर्य काल के स्तंभ ही हम अशोक की लाट जिसको कहते हैं, वो भी मौर्य काल का स्तंभ ही है। स्तंभ को लेकर के भारी चर्चा होती है और जो यूरोपियन पैटर्न के लोग रहे हैं या यूं कहें कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस रहे, आर्ट हिस्टोरियंस रहे, चाहे स्पूनर हैं, चाहे फिर कोई पर्सी ब्राउन है, इन सब लोगों ने बोला कि ये विदेशी कला से, ग्रीक कला से या पर्शियन कला से प्रभावित रहे। जबकि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे जो इंडियन जो पर्सपेक्टिव है, वो कहता है कि नहीं, स्तंभों की चर्चा तो ऋग्वेद में आ गई है, तो स्तंभ तो भारत में बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो एक स्तंभों पर बात हुई। लोक कला की जब बात आती है तो आपने सुना होगा यक्ष यक्षिणियां। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां ये मथुरा से मिली हैं, दीदारगंज से मिली हैं, परखम से मिली हैं,
मथुरा, दीदारगंज, परखम, इन जगहों से ये यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वैदिक कल्चर में, वैदिक संस्कृति में हमें यक्ष यक्षिणियों की चर्चा मिलती है। ये मानव की तुलना में ऊपर और देवताओं की तुलना में नीचे, यानी ऊपर नीचे न कह करके मैं ये कहूं कि इनके पास भी देवताओं के समान कुछ अति प्राकृतिक शक्तियां या सुपरनेचुरल पावर्स हुआ करती थी। हालांकि ये देवताओं के समान नहीं थे, लेकिन ये सुपरनेचुरल पावर्स रखते थे, वो यक्ष यक्षिणियां हुआ करती थी। महाभारत की वो फेमस कथा आप सभी को याद है, जिसमें यक्ष प्रश्न करता है और उनका उत्तर फिर युधिष्ठिर देते हैं। 4 पांडव नहीं दे पाए तो वो वहीं पे ढेर हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से कलात्मक पक्ष आता है। ये आप देख सकते हैं, एक एक करके कलात्मक पक्ष देख ले, 1 बाय 1 हम इसको यहां से सबसे पहले स्तंभ को देखिएगा। ये स्तंभ है, ये स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग है जिसको हम पिलर कहते हैं, पिलर शाफ्ट। ये पिलर शाफ्ट है, इसको पिलर कहते हैं। और ये जो आप बीच का भाग देख रहे हैं, इसको मैं लॉक कर देता हूं एक बार के लिए। ये शाफ्ट है, बेस। ये इन्वर्टेड लोटस है, कमल को उल्टा लटकाकर। ये इसका एपिकस है और ये एनिमल है। एक्चुअली भारत में मौर्य काल में जो ये स्तंभ बने हैं, इन स्तंभों के ऊपर पशु आकृति है। इन स्तंभों के ऊपर पशु आकृति है। जबकि जब हम ग्रीक या उनके वेस्ट में देखते हैं तो उनके यहां मानव आकृति मिलती है। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, जिसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है कला की, उसमें उन्होंने दिया है। तो ये इसके पीछे बहुत एक तरह का दर्शन है, और इस दर्शन को देख करके हमको लगता है कि क्या उस वक्त के कलाकारों की सोच रही होगी, किस तरह से उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन किया होगा। अगले बिंदु को हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये स्तंभ, ये है स्तूप। मोटे तौर पर ये एक तरह के बौद्ध आर्किटेक्चर के अंतर्गत बात आती है। ये एक तरह का बौद्ध आर्किटेक्चर है, इसको थोड़ा सा देख लें। स्तूप, तीन तरह के स्ट्रक्चर मुख्य रूप से यहां पर बौद्ध आर्किटेक्चर में आते हैं। एक को हम स्तूप कहते हैं, दूसरे को हम विहार कहते हैं, और तीसरे को हम चैत्य कहते हैं। तो जो ये स्तूप है, इस स्तूप का स्ट्रक्चर कैसा होता था ये आप देख सकते हैं। ये इसका गेट है, ये मेन गेट है। ये इस मेन गेट का ये इतना लंबा फैला हुआ है ये, और इसी को तोरण कहा गया। और जो इसकी सर्कुलर ये फॉर्मेट है, इस सर्कुलर फॉर्मेट को अंड कहा गया। अंड, तोरण। और ये जो टॉप का भाग है, ये हर्मिका है। ये एक्चुअली डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और ये छत्र है ऊपर। ये जिसको हम रेलिंग कह रहे हैं, ये मेदी है, ये वाला भाग। इसका आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन में। हर्मिका ये टॉप पर है, मेदी इसकी वेदिका है, तोरण इसका गेट है, और ये सारी चीजें हम इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जब हम इसकी बात करते हैं, आज इनकी स्थिति ये है, ये सारनाथ के भाग है, और आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। तो जो मौर्यों का जो पद्धति रही, एक बात यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मौर्य काल में, खास करके अशोक के समय में और बाद के लोगों के समय में, जो गुफाएं थी, गुफाओं में भी कलाकारी विकसित की गई। आप देख रहे हैं घरनुमा आकृति है। ये बार्बर हिल केव है बिहार में। तो उस तरह से उन्होंने, जो मौर्य काल है, इस मौर्य काल में बहुत सी गुफाओं का कलात्मक रूप से विकास हुआ, और इन गुफाओं में जो लेख लिखे गए उन्हें गुहा लेख कहा गया। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी कि बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, और ये गुहा लेख है। गुहा मतलब गुफा। इस गुफा में आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पत्थरों को काट कर, पत्थरों को तराश कर एक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया, एक
पूरे स्ट्रक्चर का विकास किया गया, एक भवन का निर्माण किया गया, और उन्हें हम क्या कहते हैं, ये केव आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये केव आर्किटेक्चर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब एक बात और यहां पर आती है, ये आज के सांची का स्तूप है, सांची का मेन स्तूप। सांची में कई स्तूप हैं, 3 तो मेजर स्तूप ही हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है ये आपके सामने है, सांची का स्तूप। ये आर्किटेक्चर है इसका, ये मौर्य काल का ही है। बाद में इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा भी कुछ परिवर्तन किए गए थे, लेकिन ये मुख्य रूप से बोला ये जाता है कि अशोक के समय में इसका निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अब एक बात ये आती है कि मौर्य काल में, जैसे कि अभी मैंने बात की थी आपसे, समाज की बात की थी, तो सबसे ऊपर तो देवताओं का दर्जा माना गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आई कि यहाँ पर समाज के 4 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये अंत्यज है। अंत्यज मतलब समाज से अलग जो लोग हैं। यहाँ पर हरिजन शब्द लिखा हुआ है, लेकिन हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया था। ये अंत्यज है, समाज से बाहर। एक शब्द मौर्य काल में अक्सर इस्तेमाल होता है, एक तो हम अंत्यज शब्द का प्रयोग करते हैं, अंत्यज, और एक शब्द और आता है जो कि मौर्य काल में और बाद में भी प्रयोग हुआ, मलेच्छ। मलेच्छ बेसिकली वो लोग थे जो इंडियन कास्ट सिस्टम से बाहर के लोग हुआ करते थे, और जब ग्रीक्स लोग यहां पर आए तो उन ग्रीक्स को भी अनेक लोगों ने मलेच्छ कहा। इस प्रकार से जो मौर्य काल की संस्कृति है, मौर्य काल की संस्कृति भारतीय संस्कृति का आधार बनती है, और इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पहली बार पॉलिश युक्त पिलर्स, वो जो पिलर्स की मैं बात कर रहा था आपसे, पॉलिश युक्त पिलर्स आने शुरू हुए और बनने शुरू हुए, जिनके ऊपर पशु आकृति हुआ करती थी। तो कहीं पर हाथी है, तो कहीं पर और कोई जानवर है, वृषभ है। इस तरह से बहुत से जानवर हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।